हाँ भाई, देखिए त्रिभुज हमारा चल रहा था रेखागणित के अंदर, और त्रिभुज में हमने केंद्र की बात कर ली थी। ठीक है, तो आज नया पॉइंट स्टार्ट करें क्या? देखिए इधर ध्यान देंगे सभी बच्चे। त्रिभुज जिसकी बात हम कर रहे थे, त्रिभुज, उसमें हमने केंद्र पढ़ चुके हैं। त्रिभुज के केंद्र की बात देखो हमने क्या क्या पढ़ा इसके अंदर। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसका बेसिक चीजें पढ़ी थी त्रिभुज के बारे में, वो आपको याद रखनी होगी। बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं छोटे मोटे एग्जाम में तो। ठीक है, तीनों भुजाओं का योग या दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, ये कई बातें आपको जो ध्यान में रखनी थी। और दूसरा हमने इसके क्या पढ़े थे, केंद्रक पढ़े थे। क्या पढ़े थे बेटा? केंद्रक। केंद्रकों में क्या क्या पढ़ लिया था हमने पढ़ा था, आपसे पता है, गुरुत्व केंद्र पढ़ा, इन सेंटर पढ़ा, आपका क्या है एक्स सेंटर पढ़ा, और क्या पढ़ा आपका ऑर्थो सेंटर पढ़ा, और एक सरकम सेंटर पढ़ा। ये आपको ध्यान रखना होगा, इनकी पूरी कहानी मैंने बता दी आपको। अगला जो है हम पढ़ रहे हैं सर्वांग क्षमता। सर्वांग क्षमता अगला पॉइंट हमारा कौन सा है? त्रिभुज में सर्वांग क्षमता वाला कंसेप्ट होगा एक। अगला इससे बाद में अगला पॉइंट क्या होगा? समरूपता। समरूपता। ये त्रिभुज के 5-6 पॉइंट है जिसके ऊपर आपकी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, त्रिभुज जब भी आप पढ़ो, अगर आप रेखागणित पढ़ते हैं तरीके से, तो ये त्रिभुज के 5-6 पॉइंट है, इसके ऊपर आपकी पकड़ होनी चाहिए। ये अगर मैं बात करना चाहूँ, जिस बच्चे ने त्रिभुज सही तरीके से पढ़ लिया, इसका मतलब है उसने रेखागणित सही तरीके से पढ़ ली बेटा। सारा कंसेप्ट त्रिभुज में टिका हुआ है। अगर आगे हम चतुर्भुज पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें भी सारी बातें आपके काम आएगी। आपका जो है वृत्त पढ़ेंगे, उसमें भी सारी बातें काम आने वाली बेटा। ठीक है, तो अगला कौन सा पढ़ने वाला हूं मैं? सर्वांग क्षमता। हेडिंग डाल लीजिए सर्वांग क्षमता। त्रिभुज में अगला पॉइंट मैं बताना चाहता हूं सर्वांग क्षमता। सर्वांग क्षमता, सर्वांग क्षमता। ठीक है, अगर यहां से बात करें तो इसको इंग्लिश में हम इसको कॉन्ग्रुएंसी कहा जाएगा। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? कॉन्ग्रुएंसी इसको कहा जाएगा। इंग्लिश में इसको जो है कॉन्ग्रुएंसी इसको कहा जाएगा। आप जो चाहें तो इसको लिख सकते हैं, कॉन्ग्रुएंसी इसको मैं कहना चाहूंगा। कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, सर्वांग क्षमता। तो बताओ, नाम से कुछ चीजें दिख रही है क्या आपको? नाम से एक बात दिख रही है, सभी। सर्वांग का मतलब क्या है? सभी। सभी। अंग का मतलब क्या है? अंग। अंग। और समानता का मतलब क्या है? समान। समान। यानी त्रिभुज के कितने अंग होते हैं आपको बताना पड़ेगा। एक त्रिभुज में कितने अंग होते हैं? कितने अंग होते हैं एक त्रिभुज में? वेरी गुड। कौन कौन से 3 अंग होते हैं? हाँ, कोण, भुजा। ऐसे नहीं बात करें, आप बताना चाह रहे हैं 3 अंग होते हैं। आप कहेंगे साहब ये आपका ए है, ये बी है, और ये कितना है? सी। इसमें आपके 6 अंग होते हैं। त्रिभुज में कितने अंग होते हैं? 6 अंग। अंग का मतलब है इसमें भाग कितने कितने हैं? 3 तो कोण होते हैं। क्या होता है बेटा? कोण। कोण कितने होते हैं? 3। और 3 ही क्या होती है? भुजाएं होती है। भुजाएं। भुजाएं कितनी होती है त्रिभुज में? 3 ही तो भुजाएं होती है, और 3 ही क्या होता है? कोण। कुल मिलाकर के एक त्रिभुज में कितने अंग होते हैं? 6 अंग। यानी यह कहना चाह रहा है सभी अंग समान हो। 2 या 2 से अधिक त्रिभुजों की अगर सभी अंग समान होते हैं तो वो त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बेसिक समझाना चाह रहा हूँ। एक त्रिभुज में आपके पास कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं। कुल मिलाकर कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं। एक त्रिभुज में कुल कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं। कौन कौन से? 3 कोण होते हैं, और 3 ही क्या होती है? भुजाएं होती है। कहने का मतलब यहाँ से इस त्रिभुज की मैं तुलना करना चाहूँ तो यानी कोण कौन सा है? यहाँ पे आपका कोण ए है, कोण कौन सा है? बी है, और कोण कौन सा है? सी है। भुजाएं कौन कौन सी है? इसके सामने वाली भुजा ए है, इसके सामने वाली भुजा बी है, और इसके सामने वाली भुजा सी है। आप कह सकते हैं ए भुजा, बी भुजा और सी भुजा। 3 भुजाएं होती है, 3 कोण होते हैं। इसका मतलब है एक त्रिभुज में कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं। 6 अंग होते हैं। तो मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा दूसरा पॉइंट। अब इसको आपने समझ लिया कि साहब एक त्रिभुज में 6 अंग होते हैं। आगे आ जाइए, हम पढ़ रहे हैं सर्वांग क्षमता। सर्वांग, आपकी जो बात करें क्षमता, क्षमता मतलब क्या है? मतलब क्या है? एक त्रिभुज के तो क्या तुलना करूंगा मैं? दो। अगर एक त्रिभुज की दूसरे त्रिभुज के साथ तुलना करूं तो यानी ऐसे 2 त्रिभुज जिसके सभी अंग समान हो, इसका मतलब ये है। ऐसे 2 त्रिभुज, मान लीजिए एक त्रिभुज है, ये क्या है आपका? एक त्रिभुज है, और एक त्रिभुज ये भी है आपका। दोनों अलग अलग त्रिभुज है। अगर यहां से मैं इसका नाम दे दूं, ए है, बी है, और ये क्या है? सी है। इसका मैं नाम दे देता हूं आपके पास एक्स और वाई, और क्या है? जेड। एक्स वाई जेड। ऐसे 2 त्रिभुज जिनके सभी अंग समान हो वो आपस में क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। सभी अंग का मतलब कितने अंग होते हैं? 6। इसके 6 अंग और इसके 6 अंग, मतलब इसकी तीनों भुजाएं इसकी तीनों भुजाओं के बराबर हो।
इसके तीनों कोण के बराबर हो, तो इसका मतलब है आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। इनके सभी अंग आपस में क्या होंगे, समान होंगे। इसका मतलब ये दो त्रिभुजों में अगर आपस में सभी अंग समान होते हैं तो उन दोनों त्रिभुजों को क्या कहा जाता है, सर्वांग सम त्रिभुज कहा जाता है। दो त्रिभुजों में अगर सभी अंग समान होते हैं तो उन त्रिभुजों को क्या कहा जाता है बेटा, सर्वांग सम त्रिभुज कहा जाता है। यानी ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, बराबर। बराबर का मतलब ये होता है, लेकिन इसके सर्वांग सम के लिए जो चिन्ह होता है वो ये होता है। सर्वांग सम का जो चिन्ह होता है ये होता है, मतलब दो त्रिभुजों में अगर सभी अंग समान हो, सभी अंग का मतलब 6 अंग होते हैं एक त्रिभुज में, तो एक त्रिभुज के 6 अंग दूसरे त्रिभुज के 6 अंग के समान हो तो वो आपस में क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम कहलाएंगे। अब यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा, यहाँ पे कोण की बात कर लेता हूं। देखिए इसका कोण कौन सा है, ए, इसका कोण ए, इसके कोण किसके बराबर, मान लीजिए एक्स के बराबर है, ये बराबर है, ठीक है। इसका कोण कौन सा, कोण बने बी, ये किसके बराबर हो, आपका वाई के बराबर हो, वाई के बराबर हो। और इसका कोण कौन सा, सी, ये किसके बराबर हो, आपका जेड के बराबर हो। यानी तीनों कोण बराबर हो। और क्या है बेटा, यहाँ पे 3 बात होगी, लेकिन पूरी की पूरी 6 बातें होनी चाहिए। ये भुजा कौन सी कहलाएगी आपकी, ए बी, आपकी ये भुजा कहलाएगी ए और बी भुजा। तो ये किसके बराबर हो आपके पास, एक्स और वाई भुजा के बराबर। यहां से बात करें तो बी और सी भुजा, इधर क्या कहलाएगी आपके पास, वाई और जेड भुजा। और लास्ट में क्या बच गया आपके पास, ए और सी, ये किसके बराबर होगी, आपका एक्स और जेड के बराबर। मतलब तीनों तो कोण और तीनों ही भुजाएं, दो त्रिभुजों की तीनों कोण और तीनों ही भुजाएं अगर बराबर हैं तो वो त्रिभुज आपस में क्या कहलाते हैं, सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। लिख लीजिए इस बात को, दो त्रिभुजों के तीनों कोण और तीनों भुजाएं अगर समान है, बराबर है, तो वो त्रिभुज आपस में क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम कहलाएंगे। मतलब क्या, मैं आपको जो है और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां से बात करूं तो ये भुजा मान लीजिए आपके है 3 है, ये भुजा कितनी है 4 है, और ये भुजा कितनी है 5 है। तो फिर ये भुजा भी कितनी होनी चाहिए 5, ये भुजा कितनी होनी चाहिए 3, और ये भी कितने होने चाहिए 4। ये दोनों त्रिभुजों की भुजाएं बराबर है क्या, भुजाएं बराबर होनी चाहिए, ठीक है। नाम अलग अलग हो सकता है लेकिन भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। मतलब यहां से बात करें कोण की बात कर लेते हैं। ये आपका मान लीजिए ये 50 डिग्री का कोण है, तो ये भी कितने का होगा, 50 डिग्री का है। ये मान लीजिए ये आपका जो है 60 डिग्री का कोण है, 60 डिग्री का, तो ये भी कितने का होगा, 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का होगा। और अब बचा कितने का, 70 का बच गया क्या। अगर यहां से बात करें तो ये कितने का बच गया, 70 का, तो ये भी कितने का होगा 70। यानी दो त्रिभुज है, एक तो एबीसी त्रिभुज है, एक दूसरा कौन सा है, एक्स वाई जेड। यानी इनकी बात करी जाए तो ये आपस में क्या है बेटा, इनकी तीनों भुजाएं यानी सब भुजाएं बराबर है और तीनों कोण बराबर हैं, तो त्रिभुज आपस में क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम कहलाएंगे। ये आपको जो है लिख लेना था पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है, दो त्रिभुजों में तीनों कोण और तीनों भुजाएं अगर समान है तो आपस में सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएंगे। दो त्रिभुजों में तीनों भुजाएं और तीनों कोण समान है तो आपस में क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम कहलाएंगे। दो त्रिभुजों में तीनों भुजाएं और तीनों कोण अगर समान है, बराबर है, तो त्रिभुज आपस में क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएंगे। त्रिभुज आपस में क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएंगे बेटा, ठीक है। लिख लिया, पहला पॉइंट क्या लिखा हमने, दो त्रिभुजों में यदि तीनों भुजाएं और तीनों कोण समान है तो आपस में क्या कहलाएंगे, वो सर्वांग सम कहलाएंगे। दूसरा पॉइंट, अच्छा सर्वांग सम का मतलब क्या है, सर्वांग सम का मतलब जैसे मान लीजिए ऐसे समझिए आप, जैसे मैं खड़ा हूं, ठीक है, या आप ही खड़े हो, यानी आपका डुप्लीकेट इधर बना दिया जाए, जितना बड़ा हाथ मेरा है उतनी बड़ी फोटो यहाँ बना दी जाए, यानी अंग समान होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं एक तो इतनी सी फोटो बना दो मेरी, तो क्या समरूप हो जाएगा, मेरी फोटो इतनी सी है तो मेरे समान दिखने वाला वो तो कराएगा समरूप। सर्वांग सम का मतलब इतनी हाइट का इतने हाथ के बराबर होना चाहिए। समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं। अगला पॉइंट हम समरूप पढ़ेंगे, उसमें तो समान दिखने वाला होगा, समान दिखने वाला अलग चीज जो है, और समरूप सर्वांग सम का मतलब बराबर हाथ पैर होना चाहिए, ठीक है। ये पेन है इतना बड़ा है, इसकी इतना सा पेन बना सकता हूं, इसका जैसा का जैसा, इसके समान दिखने वाला समरूप अलग चीज बताती है, और सर्वांग सम का मतलब इतना ही बड़ा बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है, इतना ही बड़ा बनाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है आपका, अगर मैं यहां से बात करूं, ऐसा कोई त्रिभुज में बना लूं, या कोई ऐसा कोई डब्बा है, ये ऐसा ही डब्बा ले तो इसके ऊपर रख दूं छिप जाएगा क्या, यानी इसके ऊपर रख दूं तो छिप जाएगा। मतलब कहने का मतलब है सर्वांग सम में एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को क्या कर लेता है, ढक लेता है। सर्वांग सम में एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को क्या कर लेगा, ढक लेता है, ठीक है। और ये लिख लीजिए अगला पॉइंट, यदि दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है तो एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूर्ण रूप से ढक लेता है। यदि दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है, यदि दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है तो एक त्रिभुज
दूसरे त्रिभुज को क्या कर लेता है, ढक लेता है। यदि दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है तो एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को क्या कर लेता है बेटा, ढक लेता है। यदि दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है तो एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को क्या कर लेता है, ढक लेता है। यदि यदि दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है तो एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को क्या कर लेगा, ढक लेगा। यहां तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? तो यानी सर्वांग सम का मतलब है यानी किसी भी त्रिभुज का अगर बात करें उसका जैसा का जैसा दूसरी तरफ बना हुआ है लेकिन उसकी भुजाएं भी बराबर हो, कोण भी बराबर हो, तो भी उसको सर्वांग सम बोलेंगे हम। ठीक है, आगे तीसरा बोलेंगे सर्वांग सम का चिन्ह ये होता है, सर्वांग सम का चिन्ह होता है ये। तो सर्वांग सम का चिन्ह ऐसे लिखेंगे आप, दो बराबर के डंडे और उसके ऊपर लहरदार ऐसे। ठीक है, ऐसे बना लीजिए आप। सर्वांग सम का चिन्ह ये होता है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर है, इनके तीनों अगर दो त्रिभुज की बात करता हूं तो तीनों कोण बराबर होंगे और तीनों भुजाएं बराबर होगी। ठीक है, उतार लिया। अब आते हैं थोड़ा सा पॉइंट पे, ये तो अभी कहें कि सब 5वीं क्लास की बात है। ठीक है, यानी हम जानते हैं अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण और तीनों भुजाएं बराबर दे दूंगा तो आप सभी कह देंगे सर ये तो सर्वांग सम है। लेकिन ऐसे कितने अंग दूं आपको, कम से कम कितने अंग दूं जिससे आप पहचान जाओ कि सर ये सर्वांग सम है। ठीक है, अगला पॉइंट, यानी हम अगर मैं यहां से थोड़ा सा आपसे बात करूं, ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है, ध्यान से देखना, ये त्रिभुज है आपके पास। यहां से अगर हम बात करें कि ये आपके पास अगर मैं दे दूं, यहां से अगर दे दिया जाए ये 50 था और ये कितना था, 60 था और ये कितना था, 70। ठीक है, यहां से हमने इसकी बात करी। और अगर यहां से हम कहते हैं कि साहब ये जो है आपके पास भुजा ए, आपका बी और ये क्या है, सी है। ठीक है, और यहां से हमने फिर यहां से बना दिया गया है, ये आपको बना दिया गया है। बताइए, आप कहेंगे साहब ये आपका x है, y है और क्या है, z है। और यहाँ पे मैं दे दिया ये 70 है, ये आपका जो है 60 है और ये कितना है, ये आपका 50 है। मुझे बताएंगे कि यहाँ पे अगर मैं इसको भुजाएं के नाम दे दूं, इनकी भुजाओं का भी मैं नाम दे दूं, जैसे आप ये आपके 5 है और ये मान लीजिए ये आपके 4 है और ये आपके जो है मान लीजिए कितना है, ये अगर यहाँ से बात करें ये इसको मैं दे देता हूँ, इसको दे दिया गया है, इसको 6 और इसको 5 और इसको 4 दे दिया मैंने। ठीक है, और इसको अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके पास 6 और जिसको जो है आपका 5 और इसको 4 दे दिया मैंने। बताओ ये त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है या नहीं है? ये त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है या नहीं है, ये बताइए आप लोग। ये त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है या नहीं है या नहीं है? मैंने क्या कहा, दो त्रिभुज जिनके तीनों कोण बराबर हो, ठीक है, तीनों भुजाएं बराबर हो तो क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम कहलाएंगे। तो बताओ इसमें बराबर है या नहीं है, दिख रहा है? ये जरूरी नहीं कि साहब हमेशा ऐसे बनाए 50 है तो 50 ही दिखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। त्रिभुज उल्टा सीधा भी बना सकते हो आप, लेकिन देखना क्या है, दो त्रिभुज देखने हैं जिनके तीनों कोण समान हो और तीनों भुजाएं बराबर हो, इसका मतलब आपस में क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम कहलाएंगे। तो यहाँ पे हम देखना चाहते हैं क्या ऐसा है क्या। ठीक है, यानी ये त्रिभुज आपके देखिए, अगर मैं ए बी सी त्रिभुज की बात करता हूं, इधर करता हूं ए बी सी त्रिभुज की बात कर रहा हूं, इधर कौन सा आपका एक्स वाई जेड त्रिभुज की बात की जा रही है। आप यहां से बताइए इसका 50 नंबर यानी 50, एक कोण कितने डिग्री का है, एक कोण कितने डिग्री का, 50। संगत कोण यानी समान कोण बराबर होंगे। इधर बताइए कौन सा 50 बड़ा है, इसके बराबर होगा जेड कोण, 50 का ही तो ये दोनों 50-50 के तो है दोनों, यानी कोण बराबर है, एक कोण बराबर है, यानी ये कोण इसके बराबर है। अब मुझे बताइए इसका मैं 60 ले लेता हूं, बी के बराबर बताइए, तो इधर 60 कौन सा है, आपका y बराबर है, 60 कौन सा है, y के बराबर। दो कोण तो बराबर दिखा दिया मैंने। और बताइए इसका जो है सी कोण लेता हूं, तो सी कोण यहाँ पे 70 का था, यहाँ पे सी कोण 70 का है, तो बताओ इधर भी है क्या कोई 70 का है, कौन सा है, x। यानी तीनों कोण तो बराबर हो गए, तीनों कोण तो बराबर हो गए। तो देखते हैं भुजा की भी बात कर लेते हैं, भुजाएं भी देख लेते हैं। आपकी ए और बी भुजा, ए और बी भुजा है वो कितनी सेंटीमीटर है बेटा, ए और बी भुजा 6 सेंटीमीटर है क्या? आप कहेंगे ए और बी भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो इधर देखिए कुछ 6 सेंटीमीटर है क्या, बिल्कुल। कौन सी है, y और z, यानी दो तीनों कोण बराबर दिख गए, एक भुजा और दिख गई। और देख लेते हैं बी और सी, बी और सी अगर मैं देखता हूं तो बताइए ये कितने सेंटीमीटर है, बी और सी 4 सेंटीमीटर है क्या, इधर भी है क्या कोई 4 सेंटीमीटर, एक्स और वाई, एक्स और वाई, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी बराबर है। इधर आ जाओ, इधर देख लेते हैं ए और सी, ए और सी को मैं देखता हूं तो बताइए, ए और सी देखता हूं तो यहाँ पे है क्या कोई ए और सी, कितने सेंटीमीटर, ए और सी की बात करें तो 5 है, और 5 इधर भी क्या कोई, कौन सी है, एक्स और जेड। इसका मतलब है
तीनों तो कोण और तीनों भुजाएं आपकी बराबर दिख रही है, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। ये जरूरी नहीं कि साहब ऐसे कैसा दिखना चाहिए, आधा टेढ़ा भी हो सकता है, ठीक है, कोण अलग अलग जगह भी हो सकती है, भुजाएं अलग अलग भी हो सकती है, तो ये त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम है। तो यानी यहाँ तो मैंने आपको 6 के 6 दे दिए थे, आपको बता देना चाहिए था कि ये त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम है। यानी मैं अब जो है कम से कम आपको जो है देना चाहूंगा, यानी इतनी जानकारी नहीं दूंगा, मैं केवल 3 जानकारी देना चाहूंगा जिसके आधार पर आपको पहचानना है कि त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं है। उतार लीजिए इसको, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम कहलाएंगे। अगर किन्हीं दो त्रिभुजों की तीनों कोण और तीनों भुजाएं अगर बराबर है तो आप कह देंगे कि वो आपस में क्या है, सर्वांग सम है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, एग्जामिनर इतना सारी जानकारी देगा तो हर बच्चा कर देगा, एग्जामिनर केवल कितनी, कम से कम कितनी जानकारी आपको दी जाए ताकि आप कह दो कि ये त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। त्रिभुज के कितने अंग होते हैं, एक त्रिभुज के 6 अंग, तो एग्जामिनर आपको केवल 3 अंग देगा। आपको कितने अंग देगा, 3 अंग। 3 अंगों के आधार पर आपको पहचानना पड़ेगा कि साहब ये त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं। अगला पॉइंट स्टार्ट करेंगे हम, ये उतार लिया क्या, 6 अंगों को चेक करके तो हर कोई कह देगा कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम है। लेकिन एग्जामिनर आपको केवल 3 अंक देता है, उनके आधार पर आपको पहचानना पड़ता है कि ये त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं। अगला पॉइंट लिखिए, ये उतार लिया। यानी 6 अंग होते हैं एक त्रिभुज में, उसके 6 अंगों को मैं दूसरे त्रिभुज के 6 अंगों के साथ अगर तुलना करता हूं और मुझे पता चलता है कि ये आपस में बराबर हैं, तो मैं कह दूंगा दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम है। लेकिन एग्जाम में हमें 6 अंग नहीं दिए जाते हैं, केवल 3 अंग दिए जाते हैं, जिनको देख करके हमें पहचानना पड़ता है कि ये त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है या नहीं है। आ जाइए, देखिए सर्वांग समता, आवाज नहीं, सर्वांग समता सर्वांग समता की जांच के लिए न्यूनतम 3 अंगों की आवश्यकता होती है, अंगों की आवश्यकता। यानी कभी भी आप दो त्रिभुजों को सर्वांग सम कहना चाहते हो तो 3 अंगों को चेक करना पड़ेगा आपको, 3 अंगों क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, ठीक है। कभी भी आपको जो है 3 अंगों को चेक करना पड़ेगा। अब देखिए 3 अंग क्या क्या हो सकते हैं, 3 अंग क्या क्या हो सकते हैं, ध्यान रखिए। 3 अंग आपके हो सकते हैं, तीनों भुजाएं हो सकती है, ठीक है। तीनों, अगर हम बात करें ये 2 त्रिभुज है, ये 2 त्रिभुज है, तो दोनों त्रिभुजों की क्या हो सकती है, तीनों भुजाएं, क्या भुजाएं होगी। और भुजा को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, भुजा, भुजा को मैं साइड ऐस बोलूंगा, उसको क्या बोलूंगा, हाँ। यानी अगर पहला जो नियम होगा सर्वांग समता के नियम, अब जो आप लिख सकते हैं सर्वांग समता के नियम, यानी 3 अंक चाहिए, और कौन कौन से 3 अंक चाहिए उसकी बात करना चाह रहे हैं। अगर दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं समान हो, यानी साइड साइड और साइड, अगर दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं समान हो तो त्रिभुज क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम कहलाएंगे। अभी चर्चा करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं समान हो, मतलब हिंदी में लिख दो इसको, अगर भुजा भुजा और भुजा, भुजा भुजा भुजा, अगर दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं समान है तो वो त्रिभुज आपस में क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम कहलाएंगे। एक नियम तो ये पढ़ेंगे हम, ठीक है। 3 अंक तो लिए मैंने, 3 अंक लिए। दूसरा लिखिए, दूसरा आपको लिखना है साइड एंगल, साइड एंगल साइड, मतलब क्या है, भुजा भुजा कोण, कोण और क्या आ गया आपका, जाएगा साइड भुजा। अगर दो त्रिभुजों की दो भुजाएं और उनका बीच का कोण समान है तो आपस में क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम कहलाएंगे, ठीक है। दो त्रिभुजों की दो भुजाएं और उनका बीच का कोण समान है तो आपस में क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम कहलाएंगे। अभी चर्चा करेंगे सभी के अलग अलग। तीसरा, क्या क्या चीज समान हो सकती है, 6 अंगों में से कौन कौन सी 3 चीजें मैं लेकर के सर्वांग सम कह सकता हूं, बात करना चाह रहा हूं, ठीक है। अगला है दो त्रिभुजों की अगर मैं कहूं साइड, हाँ साइड ले लिया हमने, हाँ एंगल, आपका जो है एंगल और साइड, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं एंगल साइड और एंगल, ठीक है। दो त्रिभुजों के दो कोण और एक, यहां पर लिख लीजिए दो त्रिभुजों के कोण, कोण और भुजा, अगर ऐसा समान है तो वो आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम कहलाएंगे। यानी 3 नियम हो गए, क्या 3 नियम हो गए आपके, ठीक है, 3 नियम हो गए। और क्या क्या समान हो सकता है दो त्रिभुजों में, अरे भाई अगर आप जो है नियम बनाना ही चाह रहे हैं तो मैं यहां से इसी की तो बात कर रहा हूं। यानी दो त्रिभुजों में क्या क्या चीजें हम समान कर सकते हैं, हमने यहां से बताया आपको।
ये दो त्रिभुज है। इन दोनों त्रिभुजों में क्या तीन चीजें समान करनी है आपको कभी भी, बताओ। पहली चीज तो क्या समान कर सकते हो आप, दोनों त्रिभुजों की ये और ये समान है, और ये दोनों समान है, और ये, यानी तीनों भुजाएं समान कर दी क्या दोनों त्रिभुज, यानी साइड 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 दो त्रिभुजों में अगर आप तीनों भुजाएं समान कर देते हो तो वो त्रिभुज क्या होगा, सर्वांग सम होगा। हम बात करेंगे उसके अलग से, संगत भुजाएं समान होगी तो सर्वांग सम होगा। एक नियम तो ये आ गया। दूसरा क्या कह सकते हो आप, दूसरा ये कह सकते हो, दूसरा अगर हम बात करें तो ये भी कह सकते हो आप, कोई दो त्रिभुज है, इसके तीन अंगों को समान करना है, क्या क्या कहते हैं कि साहब ये भुजा और इसकी ये भुजा, और अगर हम बात करें इसका ये कोण और इसका ये भुजा, इसकी ये और ये कोण, यानी दो भुजाएं और एक कोण ले लिया, एक ये नियम बन गया क्या, एक ये नियम। अभी हर एक की बात करेंगे, लेकिन अब और क्या क्या देख सकते हैं बात करना चाह रहे हैं, यानी तीन चीजें ले ली कि मैंने, तो एक तो ये भी बात आ गई। और क्या सामान ले सकते हैं हम, और हमने अगला लिया, क्या लिया, दो कोण ले लिया। अगली बार में क्या ले लिया, हमने दो कोण ले लिए, हमने दो कोण ले लिया। मान लीजिए ये कोण और ये कोण बराबर है, ये x और ये y दोनों बराबर है। और अगर यहां से बात करें ये आपका जो z और ये अगर मैं बात करूं इसकी, इसको a कह देते हैं, ये a और ये y है, और ये आपका b और ये क्या है, z है। ये कोण बराबर है और इनकी भुजा, ये भुजा बराबर है, तो ये त्रिभुज आपस में क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम कहलाएंगे। मैं चर्चा अलग से भी करूंगा। अब बताइए क्या बच गया, और दो त्रिभुजों की कौन सी चीजें बराबर कर सकता हूं मैं, तीनों कोण। वेरी गुड। यहां से एक बच्चा बता रहा है तीनों कोण, यानी एक एंगल, एंगल और एंगल। ध्यान रखना, इस बात को मैंने आपके मुंह से निकालना चाह रहा था, ये आप लोग बोले, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं किसी त्रिभुज में यहां पे 50 ले लूं, यहां पे 60 ले लूं, और यहां पे क्या ले 70, और यहां पे ये जो है थोड़ा बड़ा त्रिभुज बना रहा हूं, ये 50, अगर मैं इसकी बात करना चाहूं, ये 60 है, ये 50 है, और ये कितना है 70 है। इसका नाम क्या है, इसका नाम A है, इसका नाम B है, और इसका नाम C है। इसका नाम X है, इसका नाम Y है, और इसका नाम Z है। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या सर्वांग सम है क्या, आपको दिख रहा है क्या, एक जैसे, एक बड़ा दिख रहा है एक छोटा दिख रहा है, हाँ कौन बोला, एक बड़ा दिख रहा है एक छोटा दिख रहा है। सर्वांग सम का मतलब एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज से ढका जा सके। मैं इसको उठा करके इसमें रखूंगा, ढक लेगा क्या ये, नहीं। यानी सर्वांग सम का मतलब होता है दोनों त्रिभुजों के अंग समान होने चाहिए। यहाँ तो एक बड़ा दिख रहा है, एक क्या समान छोटा दिख रहा है। सर्वांग सम का मतलब होता है एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को क्या पूर्ण रूप से ढक लेगा, एक जैसे दिख रहे हैं, समरूप कहेंगे। अगला पॉइंट आएगा समरूप, वहां पढ़ेंगे हम। समरूप का मतलब है एक जैसा दिखना, समरूप का मतलब है एक जैसा दिखना, वहां पे तीनों कोण समान लेंगे हम। लेकिन सर्वांग सम में तीनों कोण समान का नियम नहीं लगता है, तीनों कोण समान का नियम नहीं लगता है। एक बड़े त्रिभुज में भी आपके जो है बात करें, इसको हम सर्वांग सम नहीं कह सकते। बड़े त्रिभुज के और छोटे त्रिभुज के कोण समान हो सकते हैं, ध्यान रखना, बड़े त्रिभुज के और छोटे त्रिभुज के कोण समान हो सकते हैं, उनकी भुजाएं अलग अलग हो सकती है। जब भुजाएं अलग अलग हो गई तो सभी अंग समान कहां हुए, सर्वांग सम में तो सभी अंग समान होने चाहिए। सर्वांग सम में क्या होना चाहिए, सभी अंग समान होने चाहिए। यानी अगर आप यहां से कहना चाहेंगे कि साहब आपका जो है एंगल कौन सा, एक तो कौन सा एंगल ए, ये किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, ठीक है। एक एंगल कौन सा आपके पास, आप कहेंगे आपका बी, ये किसके बराबर है, वाई के बराबर है। एक एंगल कौन सा आपका सी, किसके बराबर है, जेड के बराबर है। तो ये आपका जो है 50 था, ये 60 था, ये कितना 70। तीनों कोण अगर समान है तो कोणों को देख करके आप सर्वांग समता का नियम नहीं लगा सकते। तीनों कोणों को देख करके सर्वांग, केवल तीन कोण देख करके आप सर्वांग सम का नियम नहीं लगा सकते, ये ध्यान रखना है। तो यानी जो हम आप जो है बताना चाह रहा था, आप कभी भी ये वाला नियम कहीं नहीं, सर्वांग समता के लिए ये नियम नहीं लगता है, सर्वांग समता के लिए नियम नहीं लगता है, लिख लीजिए। सर्वांग क्षमता के लिए, सर्वांग क्षमता के लिए दो त्रिभुजों में, दो त्रिभुजों के तीनों कोण, दो त्रिभुजों के तीनों कोण एंगल 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 का नियम नहीं लगाया जा सकता। सर्वांग क्षमता में दो त्रिभुजों के तीनों कोण एंगल 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 का नियम नहीं लगाया जाता है, एंगल 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 का नियम नहीं लगाया जाता है, क्योंकि अलग अलग भुजाओं वाले दो त्रिभुजों के कोण समान हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग भुजाओं वाले दो त्रिभुजों के कोण समान हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग भुजाओं वाले
दो त्रिभुजों के कोण क्या हो सकते हैं, समान हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग भुजाओं वाले दो त्रिभुजों क्या हो सकते हैं, कोण समान हो सकते हैं। तो फिर मैं चौथा पॉइंट क्या लूंगा, ये चार नियम है सर्वांग समता के लिए। चौथा पॉइंट आप लेंगे समकोण, समकोण कर्ण, और एक आप सकते हैं भुजा, समकोण भुजा, समकोण कर्ण भुजा। राइट एंगल आपकी जो है बात करें, हाँ, RHS, ये नियम लगेगा RHS, राइट एंगल हाइट, और एक भुजा की बात करी जाएगी यहाँ पे, तो ये आपका एक नियम लगेगा आपका। अगला चौथा नियम, इसको मिटा दूं क्या, इसको तो मिटा दूं, ये तो लगेगा ही नहीं। यानी हमें कभी भी दो त्रिभुजों को सर्वांग सम देखना है तो ये चार नियम बनते हैं। कभी भी दो त्रिभुजों को अगर आप सर्वांग सम कहना चाहते हैं तो ये चार नियम लगेंगे आपके। कभी भी दो त्रिभुजों को अगर आप सर्वांग सम करना चाहते हैं तो ये चार नियम लगने वाले हैं आपके, जिनको आप कर सकते हैं बेटा। अब इनकी चर्चा करेंगे हम, ठीक है। यानी किन्हीं भी दो त्रिभुजों को अगर आप सर्वांग सम करना चाहते हैं तो कौन कौन से नियम के आधार पर बात करने वाले, भुजा भुजा भुजा, एस एस एस, और कौन सा है, एस ए एस, भुजा कोण भुजा। और तो दूसरा कौन सा है, आपके दो कोण और एक भुजा समान हो, ठीक है, दो कोण और एक भुजा समान हो तो हम सर्वांग समता का नियम लगा सकते हैं। किन्हीं भी दो त्रिभुजों में, एक समकोण त्रिभुज की बात करेंगे, यहाँ पे समकोण त्रिभुज की बात की जा रही है। समकोण त्रिभुज में आपका 90 डिग्री कोण दिखता ही दिखता समान, कर्ण हो और एक कोई सी भुजा समान हो तो वहां पे हम सर्वांग समता का नियम लगा सकते हैं। चलिए बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, तो आ जाइए पहला नियम डाल लीजिए आप। पहला नियम, सर्वांग समता का पहला नियम पढ़ने वाले हम। सर्वांग, आप बात तो समझ गए, दो त्रिभुजों को सर्वांग सम कब कह सकते हैं, दो त्रिभुजों को सर्वांग सम तभी कह सकते हैं जब उसकी कितनी भुजाएं समान हो, तीनों भुजाएं और तीनों कोण। ये तो बेसिक अगर आपको दे दिया जाए तो हर कोई बता देगा। लेकिन अगर मुझे केवल तीनों भुजाएं दे रखी है किसी त्रिभुज की, और दूसरे त्रिभुज की भी तीनों भुजाएं दे रखी है, तो उनको देख करके मैं बता सकता हूं कि सर्वांग सम है या नहीं है, उनको देख। यानी हम तीन भुजाएं, केवल तीन भुजाएं समान देखनी मुझे दो त्रिभुज में, अगर समान है तो उन दोनों को क्या कहूंगा, सर्वांग सम कहूंगा, ठीक है। आपकी दो भुजाएं एक कोण समान है तो उसको सर्वांग सम कहूंगा, आपके दो कोण और एक भुजा समान है तो उसको सर्वांग सम कह सकता हूं। राइट एंगल वाले की भी बात हम करने वाले हैं। तो पहला नियम लिख लीजिए आप, सर्वांग समता का पहला नियम। पहला नियम क्या कहता है बेटा, आप कहेंगे साइड, साइड और साइड। क्या नियम है, भुजा भुजा और भुजा। दो त्रिभुजों की यदि तीनों भुजाएं समान है तो वो आपस में सर्वांग सम कहलाएंगे। लिख लीजिए, दो त्रिभुजों की यदि तीनों भुजाएं समान हो, दो त्रिभुजों की यदि तीनों भुजाएं समान हो तो उन त्रिभुजों के सभी अंग समान होंगे। तो उन त्रिभुजों के सभी अंग समान होंगे। अब बताओ बेटा, मेनली कितने अंग होते हैं एक त्रिभुज में, 6 अंग। इसके अलावा जो भी कहानी होती है एक त्रिभुज की, वो सारी कहानी बराबर होगी, ठीक है, सभी अंग समान होंगे। मतलब क्या, इधर देखिए, सर्वांग सम के साथ साथ अब देखिए मतलब क्या कहना चाहेंगे, तीनों भुजाएं समान होगी, तीनों भुजाएं क्या होगी, समान होगी। इसको कर लेते हैं, ठीक है, उतार लिया सभी। इसको जरूर अंडरलाइन करना, सभी अंग के अंदर क्या क्या होता है। सभी अंग के अंदर मतलब लिख लो आप, तीनों भुजाएं समान होगी, तीनों भुजाएं आपस में क्या होगी, समान। और क्या होगा बेटा, तीनों कोण, कोण क्या होंगे, समान होंगे। ये तो सभी जानते हैं। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या ये दो त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज ये है, कौन सा है, ए आपका, बी और वाई। एक त्रिभुज कौन सा है आपका, एक्स वाई और जेड। तो और क्या क्या चीजें समान होने वाली इसकी, और इसकी क्या क्या चीजें समान होने वाली, इसका अंतर्वृत्त भी, इसके अंतर्वृत्त की त्रिज्या, इसके अंतर्वृत्त की त्रिज्या और इसके अंतर्वृत्त की त्रिज्या समान होगी। इसके परिवर्त की त्रिज्या, परिवर्त की त्रिज्या क्या होगी, समान होगी, ठीक है। इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। यानी ये बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आपको दो त्रिभुज दिख जाए कि आपस में सर्वांग सम है तो कोण और भुजाओं से आगे निकल के भी बात करनी होगी आपको। अगर इसका क्षेत्रफल आपको पता चल जाए तो इसका क्षेत्रफल भी सेम वही होगा। इसका अंतर्वृत्त की त्रिज्या इतनी दे रखी है तो इसकी भी अंतर्वृत्त की त्रिज्या, सभी अंग समान होते हैं। सर्वांग सम का मतलब सारे अंग,
इसकी परिवर्त की त्रिज्या पता चल गई तो आप कहेंगे इसकी परिवर्त की त्रिज्या भी इतनी होने वाली है, इसकी अंतर्वृत्त की त्रिज्या पता चल गई तो इसकी भी इतनी होने वाली है, सारे अंग समान होने वाले हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं, हम अगला पॉइंट इसमें समझने के लिए कोशिश करते हैं। दो त्रिभुज आपको दिए हुए हैं, आ जाए मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूं। एक त्रिभुज आपको कौन सा दिया हुआ है, एबीसी, ए बी और सी दिया हुआ है। एक त्रिभुज कौन सा दिया आपको, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड दिया हुआ, और मैं इनकी भुजाएं दे देता हूं। क्या दे रहा हूं यहाँ पे, समान भुजाएं। ये भुजा, ये वाली जो भुजा है, मान लीजिए ये ये आपकी जो है 4 सेंटीमीटर है, कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और ये आपकी जो है 5 सेंटीमीटर है, और ये कितनी है, 6 सेंटीमीटर। 4, 5, 6 सेंटीमीटर ये भुजाएं आपको दी हुई है। और इधर भी मैं देख देता हूँ, ये आपकी 6 सेंटीमीटर है, ये आपकी जो है 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। तो पहले तो बताओ कौन कौन सी भुजा समान दिख रही है इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में। आप जो है आप इसको सर्वांग सम कह सकते हैं, नहीं कह सकते, पहले तो बताओ। कह सकते हैं, आप कहेंगे त्रिभुज एबीसी, ए बी सी, और त्रिभुज कौन सा आपका, एक्स वाई जेड। तो क्या चीज दिख रही है, केवल भुजाओं की माप दिख रही है क्या आपको? तीन भुजाएं जो है संगत भुजाएं हैं, उनको बराबर दिखाने की कोशिश करना। पहले बताओ ए बी भुजा के बराबर कौन सी, इधर ए और बी। अगर मैं यहां से ए बी भुजा लेता हूं, ए बी भुजा लेता हूं, तो इधर बताइए ये 4 सेंटीमीटर है, तो कौन सी रहेगी, एक्स और जेड। आपकी ये क्या कहलाएगी, संगत भुजाएं। जो बराबर भुजाएं होती है, समान भुजाएं होती है, उनको कहता है संगत भुजाएं, समान है। आप बताइए बी और सी के बराबर कौन से होने वाली है? आपकी बी और सी कितनी है, 6 सेंटीमीटर है क्या? तो बता, इधर 6 सेंटीमीटर, एक्स वाई, इसको कहेंगे एक्स वाई, ये इसके संगत है। ठीक है, और बताइए आपके जो है बच गई कौन सी, ए और सी के समान कौन सी भुजा होने वाली है? इसके समान कौन सी होने वाली है, वाई और जेड, वाई और जेड। ये आपस में क्या है, संगत भुजाएं। संगत भुजाएं संगत भुजाओं के समान होती है, संगत भुजाएं समान होती है, संगत भुजाएं क्या होती है, समान। अब अगला पॉइंट थोड़ा सा ध्यान से करना। अगर तीन भुजाएं आपने समान कर दी तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए बेटा, आपके ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। त्रिभुज और त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग सम हो गए। आपने कह दिया ये कैसे कैसे हो गए, सर्वांग सम। लेकिन अब आपको बताना है कि कौन सा कोण किसके बराबर है। आपने कह तो दिया कि साहब तीनों भुजाएं इसकी और तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की बराबर, आपने कह तो दिया। अब मुझे बताओ कि कौन सा कोण किसके बराबर होगा। आप मुझे बताएंगे कोण ए के बराबर कौन सा कोण होगा। कोण ए के बराबर, आप ऐसा मत कर देना ये सामने ऊपर, ठीक है, यानी हाँ। और कोण अगर हम बात करना चाहें, कोण बी के बराबर कौन सा होगा और कोण सी के बराबर कौन सा होगा, आपको बताना है। लिख लीजिए एक बार, कोशिश करिए, फिर मैं बताता हूं। संगत कोण समान होंगे, संगत कोण समान होंगे, जिस तरीके से हमने संगत भुजाएं समान करी। तो अब आप कह सकते हैं अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान है तो उसके तीनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन आप बताइए कौन सा कोण किसके बराबर होगा। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपने समान बता दी है तो फिर तीनों कोण भी बराबर होंगे, उसकी ऊंचाइयां भी बराबर होगी, उसकी जो है अगर बात करना चाहें उसके अंतर्वर्त की त्रिज्या भी बराबर होगी, सारा सब कुछ बराबर हो जाएगा। बता दिया किसने, बताइए। ए बराबर में आप कहेंगे देखिए एक किन दो भुजाओं के बीच में, 4 और 5 के बीच में है क्या, तो 4 और 5 के बीच में आपका ए है। तो यानी आप मुझे यहां से कहना चाहेंगे, बताइए 4 और 5 ये क्या, यानी ये वाला बनेगा ए बराबर में क्या होगा, जेड। वेरी गुड। या ये क्यों कह रहे हैं आप, क्योंकि जब तीनों भुजाएं समान होती है तो त्रिभुज सर्वांग सम बढ़ जाता है, उसके सारे अंग सम क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। चलो ठीक है, ये इसके बराबर है। बी बराबर में बताइए, बी किस किस के बीच में, 5 और 4 और 6 के बीच में। तो 4 और 6 कौन सा, ये रहा 4 और 6, तो कौन सा कौन समान होगा, बी के बराबर में आपका कौन सा होगा, एक्स कोण हो जाएगा। और ऐसे ही आपका जो सी कोण है किस किस भुजा के बीच में, 5 और 6 के बीच में। तो 5 और 6 के बीच में कौन सा आ गया, वाई, यानी कोण नंबर वाई के बराबर। उतार लिया यहाँ पे। अब इसके नीचे आप उतार लेना, और यानी क्या कहा हमने, संगत कोण समान हो गए, संगत कोण भी क्या होंगे, समान। अब अगला पॉइंट थोड़ा सा दिमाग लगा के बात करना, क्योंकि ऊंचाइयां वगैरह हमने पढ़ ली है। हमने क्या पढ़ ली है, ऊंचाइयां वगैरह हमने पढ़ ली है भाई। ठीक है, ऊंचाइयां वगैरह हमने पढ़ ली है। ये उतार लिया कि सभी ने, कितना उतार लिया, उतार लिया भाई सभी।
आपको यहाँ पे और भी आगे की बात करेगा, कोण और भुजा से आगे निकल के बहुत सारी बातें करने वाला है एग्जाम में। कोण और भुजा से आगे निकल के बहुत सारी बातें करने वाला है। अगर आपने इसको उतार लिया तो आगे बात करोगे। हमने केवल क्या नियम पढ़ा था, अगर दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं समान है तो मैं उनको क्या कह सकता हूं, सर्वांग सम कह सकता हूं। उन त्रिभुजों को क्या कह सकता हूं बेटा, सर्वांग सम कह सकता हूं। अगर आपने इसको उतार लिया तो आगे करेंगे बात, उतार लिया। हाँ, आपने ये चीज उतार ली है, आप इसी के नीचे लिखना, आप तो जहां उतारा था वहीं पे लिखना है आपको, ठीक है। आपने क्या कर दिया, तीनों भुजाएं समान कर दी, तीनों कोण समान कर दिए। क्या तीनों ऊंचाइयां भी समान होगी क्या? हाँ, तीनों ऊंचाइयां भी समान होने वाली है। इधर देखिए, आप ध्यान से देखना क्या करना चाह रहा हूं बेटा, इधर देख लेना, नहीं इसमें गलती करोगे आप आगे। अरे एग्जामिनर आजकल यहीं से बात करना चाह रहा है, गहराई से बात करता है। ए से अगर मैं कोई ऊंचाई डालता हूं, लंब डालता हूं, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट कोण बना H1 कहूंगा क्या? तो बताइए, ये H1, ये H, इस त्रिभुज का H1 ये दूसरे त्रिभुज के अगर हम बात करना चाहें किसके बराबर होगा? यहां से अगर मैं कहना चाहूंगा, बताइए, मैं इसमें आप यहां पे लिख देता हूं, ये आपका क्या है H, ये आपका जो है, मैं इसको नाम दे देता हूं ताकि आप इसको नाम दे पाए। ये आपका जो है मान लीजिए P है, और ये आपका लंब कितना है, ये आपका जो है T है, और यहां से अगर मैं लंब लिख रहा हूं तो ये आपका क्या है, ये आपका जो है Q है, और इसको H1 और इसको कहना चाह रहा हूं मैं H2, और यहां से खींच रहा हूं उसको क्या कर रहा हूं, H3 कर रहा हूं। तो H1 H2 और H3 किसके किसके बराबर होंगे? अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो आपको बताना है कौन सा किसके बराबर होगा। वेरी गुड, आप पहचाने शीर्ष ए कोण किसके बराबर था, ए कोण किसके बराबर था अभी बताया था हमने। हाँ, तो जेड के बराबर, तो जेड से जो खींची गई भुजा कौन सा आ जाएगी, टी के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा, टी के। तो ये ऑप्शन में मिलेगी ये चीजें। आप मुझे बताइए H2 ये वाली लाइन है, बी से खींची जा रही है, तो बी कोण आपने पहचान लिया, बी कोण किसके बराबर होता है, बी कोण आपका जो 4 और 6 के बीच में है, 4 और x के बराबर रहता है। तो एच से खींची गई जो भी लाइन है वो H2 के बराबर होगी, किसके बराबर होगी, आपका Q के बराबर होगी, ठीक है। ऐसे ही बताइए, आपका जो है C से खींची गई लाइन कौन सी है, H3, तो C कोण किसके बराबर है, C 6 और 5 के बीच में, 6 और 5 y के बराबर है क्या, y के बराबर है, तो किसके बराबर होगी, C से खींची गई लाइन ये आपकी जो है P के बराबर होगी, P के बराबर होगी। यानी हम कहेंगे तीनों ऊंचाइयां भी समान होती है, तीनों संगत ऊंचाइयां समान होती है। क्या होगी, समान। दो त्रिभुजों में अगर तीनों भुजाएं आपको समान दे दे तो आप कहेंगे दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। इसका मतलब उनके तीनों भुजाएं समान होगी, तीनों कोण समान होंगे और तीनों ऊंचाइयां समान होगी। और आ जाए आगे, क्या इनकी माध्यिकाएं भी समान होगी क्या? ऊंचाइयों के अलावा हमने माध्यिकाएं पढ़ी थी, कोण समद्विभाजक पढ़े थे, सारे की सारी बातें समान हो जाएगी। अगर आपने दो त्रिभुजों को सर्वांग सम बोल दिया तो उनकी माध्यिकाएं, उनकी ऊंचाइयां, उनकी जो है आपकी जो है कोण समद्विभाजक सबके सब समान हो जाएंगे। कर लेंगे, आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट, उतार लिया सभी ने। इनकी ऊंचाई, संगत ऊंचाइयां भी क्या हो गई, समान हो जाती है। ये कब होता है, जब आप सिद्ध कर देते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम है। अभी तो पहला ही नियम पढ़ रहे हैं हम, तीन भुजाओं के आधार पर हम सिद्ध कर देते हैं कि ये त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है, तो हम कह देंगे उनकी जो है कोण समान होंगे, उनकी ऊंचाइयां समान होगी, उनका क्षेत्रफल समान होगा। आ गया, अगर मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मुझे दे देता है, इसका क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए, इसका क्षेत्रफल डेल्टा दे देता है, तो बताइए, मान लीजिए इसका क्षेत्रफल आपको कुछ भी दे दिया एक्स वाई जेड, तो बताओ इसका क्षेत्रफल भी समान होगा क्या? बिल्कुल, दोनों का क्षेत्रफल भी समान होगा। इसका, इस त्रिभुज का परिमाप, इस त्रिभुज का परिमाप क्या इस त्रिभुज के परिमाप के समान होगा क्या? बिल्कुल, इस त्रिभुज के परिमाप के भी समान होगा। यानी जो है एक्स वाई जेड का परिमाप, ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका परिमाप ए बी सी का परिमाप ये भी बराबर होगा। इस त्रिभुज का अंतवृत्त की त्रिज्या, इस इधर वाले त्रिभुज की अंतवृत्त की त्रिज्या, अंतवृत्त की त्रिज्या, ये जो अंतवृत्त की त्रिज्या है, इधर वाले त्रिभुज के अंतवृत्त की त्रिज्या की क्या होगी, समान होगी। ये कब कह सकते हैं हम, जब मैं सिद्ध कर दूं कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम है, तो मैं सारी बातें बोल सकता हूं कि इसका क्षेत्रफल उसके बराबर, इसकी अंतर्वृत्त त्रिज्या उसके बराबर, इसकी ऊंचाई उसके बराबर, इसकी अगर हम बात करें इसका परिमाप उसके बराबर। सर्वांग सम का मतलब ये है कि सारे अंग समान। मेनली 6 अंग बताए थे मैंने, लेकिन अभी से बहुत सारे अंग निकलते आ रहे हैं। क्या परिमाप भी होता है एक त्रिभुज में, क्षेत्रफल भी होता है, ऊंचाइयां भी होती है, ठीक है, तो सारे अंग समान होते हैं, ठीक है। और क्या बात कर सकते हैं आप, अगर यहां से बात करें,
आप कहते हैं ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है, तो इस त्रिभुज का परिवर्त की त्रिज्या कैपिटल आर और इस त्रिभुज की आपके परिवर्त की त्रिज्या कैपिटल आर आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो ये लिख लीजिए आप। सर्वांग सम का मतलब यही है कि साहब दोनों त्रिभुजों के सभी अंग समान होंगे, सभी अंग क्या होंगे, समान होंगे। सर्वांग सम का मतलब यही है कि दोनों त्रिभुजों क्या होने वाले हैं, सारे के सारे अंग समान होने वाले हैं। एक नियम बताया था हमने, कौन सा, अगर आपको कभी भी दो त्रिभुजों में तीन भुजाएं समान दिख जाए तो आप क्या कहेंगे, इनके सारे अंग क्या होने वाले हैं, समान होने वाले हैं। उतार लिया क्या, जल्दी उतार लीजिए। आपको उन्हीं के नीचे उतारता चलना था, जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था उसी के नीचे उतारना है। अब सर्वांग सम की परिभाषा बोलिए, क्या बोलेंगे आप। अब अगर मैं आपसे पूछूं सर्वांग सम दो त्रिभुज समान है तो क्या चीज समान होने वाली, परिभाषा बोल के बताइए, कौन बताएगा। यदि दो त्रिभुज समान है, सर्वांग सम है, तो उनके सारे अंग समान होते हैं, मतलब उनकी तीनों भुजाएं समान, उनके तीनों कोण समान, उनकी तीनों ऊंचाइयां समान, उनके दोनों के क्षेत्रफल समान, उनके परिमाप समान, अंतर्वृत्त की त्रिज्या समान, परिवर्त की त्रिज्या। वेरी गुड, ठीक है। तो परिभाषा जान चुके हैं क्या, सर्वांग सम की परिभाषा आप जान चुके हैं, यानी हम बात कर चुके हैं, तो ये आपका कंसेप्ट था। अगर लेकिन मुझे दो त्रिभुजों को सर्वांग सम कहना है, दो त्रिभुजों को सर्वांग सम कहना है, तो मुझे एक नियम याद रखने हैं चार। कौन कौन से, भुजा भुजा भुजा, दूसरा कौन सा था, भुजा एंगल भुजा, तीसरा कौन सा था, एंगल एंगल भुजा, तीसरा और चौथा कौन सा था, समकोण यानी आर एच एस, और चौथा ये बोल सकता हूं क्या, कोण कोण कोण, नहीं, तीनों कोण समान आधार पर भुजाएं अलग अलग हो सकती है, ये बात हम कर चुके हैं। यानी हमने एक ही बात करी आज, तो कल यहां से आगे बात करना स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन तो कर लो आप, एक क्वेश्चन आप लोगों को करना है। वेरी गुड, इसको लिख लेना। मैं दो से ज्यादा त्रिभुज बना रहा हूं, उसमें आपको बताना है कौन कौन से त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। एक त्रिभुज तो ये है, दूसरा त्रिभुज ये है, और तीसरा त्रिभुज ये है, और एक चौथा त्रिभुज ये है। इसका नाम दे देता हूं एक्स वाई जेड, इसका नाम दिया है पी क्यू आर, उतार लो। इसका नाम है ए बी और सी, और इसका नाम है टी आर टी वी यू, ये इनके नाम है। बुझाएं देख लीजिए क्या क्या दे रखा है, 4 6 5, 4 6 5 इसकी दी हुई है, इसकी दे रखी है 5 4, आपका जो है 3 दी हुई है, इसकी दे रखी है 5 6 4 दी हुई, इसकी आपको दी हुई है 4 3 5 दी हुई। बताइए कौन कौन से त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है, आपको चेक करके देखना है, घर पे जाके उतार लीजिए इसको, कौन कौन से त्रिभुज आपके सर्वांग सम है। कल भुजाओं के आधार पर ही आपको बताना है, भुजाएं देख करके ही आपको बताना है कि कौन से सर्वांग सम है और कौन से सर्वांग सम नहीं है। ओके, कल यहां से आगे बात करेंगे, नया पॉइंट स्टार्ट हो चुका है। ओके बेटा।